जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है और मैं डॉक्टर हृदय चौधरी। साथियों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। आउटसोर्सिंग सेवा निगम उत्तर प्रदेश का आ गया है आदेश। तो यूपीसीओएस की पूरी जानकारी, पूरा प्रोसेस आज की वीडियो में शेयर करेंगे। तो फाइनली यूपी में जो आउटसोर्सिंग निगम बनाया गया है उसकी पूरी जानकारी शेयर कर दी गई है। उसमें क्या क्या प्रक्रिया रहेगी, पूरी प्रक्रिया यूपी सरकार ने जारी कर दी है, वो आपसे आज डिस्कस करेंगे। साथियों, बने रहिए। इस वीडियो में पूरी जानकारी विस्तार से आप जानने वाले हैं। कैसे क्या समस्या होगी, कैसे भर्ती होगी, किनको लाभ मिलेगा, किनको लाभ नहीं मिलेगा, वेतन क्या रहेगा, तो संपूर्ण प्रक्रिया इस वीडियो में जानेंगे आप सभी। तो ये सब जानने वाले हैं साथियों, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। और बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में जो चल रहे हैं, कमेंट जो करते हैं, उनका सारा हल इसमें निकल आएगा, सारे जवाब मिलने वाले हैं आप सभी को। लेकिन ये सारी चीज़ें डिस्कस करें उससे पहले आप सबसे एक छोटा सा अनुरोध है कि चैनल से नए जुड़े हैं और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपसे रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करके अपने साथियों को भी इस आदेश के बारे में जानने का मौका दीजिएगा, क्योंकि उनको भी जानकारी चाहिए होती है। तो साथियों, वीडियो शुरू करते हैं और आप लोग ध्यान से एक एक पॉइंट को स्पष्ट रूप से समझिए, जिससे कि आपको जानकारी, संपूर्ण जानकारी मिल जाए। ये देखिए, जिस तरह से ये विषय सूची है उसमें लिखा है वर्तमान समस्याओं के बारे में बताया गया है, समाधान भी बताया गया है, निगम के क्या उद्देश्य हैं वो भी बताया गया है, उसके परिणाम क्या होंगे वो भी बताया गया है। तो इस प्रकार ये 7 चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं साथियों। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, जानकारी पूरी होनी जरूरी है। वर्तमान स्थिति और समस्या क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, इसके बारे में बताया गया है। और इसके साथ ही समस्या यानी कि सॉल्यूशन पर भी बताया गया है, क्या समस्या, उसका सॉल्यूशन क्या है। नंबर 3 पर निगम के उद्देश्य क्या रहेंगे, इस पर भी प्रकाश डाला गया है। और नंबर 4 पर परिणाम के बारे में भी बताया गया है। इसके साथ ही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या रहेगा इस पर भी बताया गया है। श्रेणीवार पद, यानी कि कौन कौन सी श्रेणियां रहेंगी, पदवार क्या क्या श्रेणियां रहेंगी, और निगम में जिसको जिम्मेदारी दी जाएगी और उसका पद क्या रहेगा, इस पर भी विस्तार से बताया गया है। और फिर चयन प्रक्रिया किस तरह रहेगी साथियों, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। तो सारी चीज़ों को आज इसमें डिस्कस करेंगे। श्रेणियों को लेकर मैंने अलग एक वीडियो बनाया है, तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और बहुत सारी चीज़ों को अलग लेकर हमने वीडियो बनाया है। इसमें मुख्य मुख्य चीज़ें जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी हैं उस पर आज डिस्कस करेंगे। वर्तमान स्थिति एवं समस्याएँ, इसमें देखिएगा, इसमें साथियों इसमें लिखा है नंबर 1 पर सरकार द्वारा विभागों संस्थाओं को कॉन्ट्रैक्ट और मानदेय आउटसोर्सिंग पर कर्मियों की सेवाएं ली जा रही हैं। और दूसरे पॉइंट पर लिखा है कॉन्ट्रैक्ट एवं मानदेय कार्मिकों को सीधे विभाग से धनराशि प्राप्त होगी, जबकि आउटसोर्सिंग कार्मिकों को आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से प्राप्त होता है। अब तक जो प्राप्त हो रहा था वो एजेंसीज के माध्यम से प्राप्त हो रहा था, लेकिन अब सीधा मानदेय विभाग की तरफ से सीधा धनराशि प्राप्त होगी। और यह साथियों वर्तमान स्थिति की बात की जा रही है। नंबर 3 पर आउटसोर्सिंग कार्मिकों को एजेंसियों द्वारा अवैधानिक रूप से कटौती कर मानदेय दिया जाता है, यह भी समय से नहीं मिलता है। अभी वर्तमान की जो स्थिति है वो यही है। नंबर 4 पर जो मेंशन है वो है कार्मिकों का चयन करते समय एवं नवीनीकरण के समय धन वसूली शोषण की शिकायतें हैं। आप देख रहे हैं, लगातार आप कमेंट भी करते हैं। यह सब शिकायत हैं तो अक्सर सुनने में मिलती हैं, आप लोग भी बताते हो कमेंट के माध्यम से। इसी के साथ नंबर 5 पर ईपीएफ तथा ईएसआई खातों में समय से धन जमा नहीं करना, कुछ कार्मिकों के खाते न खोले जाना, खुले हुए खातों में भी कुछ खातों में धन जमा किए जाने की शिकायतें हो रही। ये थी सारी चीज़ें। अब इसी के साथ नंबर 6 पर है प्रत्येक वर्ष
एजेंसी परिवर्तन होने पर कार्मिकों का ईपीएफ, ईएसआई, जीएसटी की धनराशि पुरानी एजेंसी में रह जाती थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी, वर्तमान स्थिति थी ये जो जो अक्सर सुनने में मिलती थी। तो इस तरह से ये चीज़ें थी, आप बताते भी सब लोग थे। और नंबर 7 पर है कार्मिक के चयन हेतु कोई पारदर्शी प्रक्रिया का ना होने के कारण गरीब एवं मेधावी अभ्यर्थियों को नुकसान हो रहा है। आगे नंबर 8 पर है प्रत्येक वर्ष एजेंसियों के परावर्तन के कारण ईपीएफ और ईएसआई खातों का विभागों द्वारा मॉनिटरिंग एवं एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई करने में कठिनाई हो रही है। और देखिएगा साथियों, ईपीएफ तथा ईएसआई से मिलने वाले जैसे कि दुर्घटना से मृत्यु, विकलांगता होने पर भी बीमा धनराशि, पारिवारिक पेंशन एवं मुक्त उपचार आदि का लाभ अधिकांश कार्मिकों को नहीं मिल पा रहा था। ये वर्तमान पोजीशन थी। इसी के साथ नंबर 10 पर है एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांगजन एवं महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं दी जा रही है। इसी के साथ 11 नंबर पर है इन समस्त समस्याओं से कार्मिकों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो रही है। अंत में एक इम्पोर्टेंट है जीएसटी 18% एवं कमीशन 4.30% के रूप में करके 12.5% राज्य काट करके 12.5% राज्य सरकार पर अतिरिक्त व्यय भरे एवं इस तरह से वर्तमान स्थिति की समस्याएं थी। और यह थी समस्याएं वर्तमान और उनकी समस्याएं जिनसे अक्सर कार्मिक जूझते थे और उनको बड़ी समस्याएं होती थीं। तो ये सारी समस्याएं थीं। अब आगे बढ़ते हैं तो ये है समाधान। ये वर्तमान में समस्याएं थीं और उनका निगम में जो सेवा निगम बनाया गया है उसमें क्या समाधान होगा, तो समाधान भी बताया गया है। इस पर ध्यान देते हैं और आपको समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये सभी बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट हैं साथियों, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि सभी पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो अक्सर आप कमेंट के द्वारा पूछते हैं कि ऐसा होगा या नहीं होगा, तो इसमें सब आप जान सकते हैं। नंबर 1 पर आउटसोर्सिंग कार्मिकों की समस्याओं के समाधान हेतु एक निगम के गठन की आवश्यकता है। तो साथियों निगम का गठन कर लिया गया है जिससे आपकी कई समस्याओं का समाधान होने वाला है। नंबर 2 पर है एक पारदर्शी एवं केंद्रीकृत व्यवस्था के रूप में मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर द्वारा तथा आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए समस्त प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। और नंबर 3 पर है आउटसोर्स कार्मिकों को पूर्ण निश्चित मानदेय ईपीएफ तथा ईएसआई की धनराशि जमा करना एवं समस्त लाभ समय से उपलब्ध कराना निगम का प्रथम दायित्व होगा। और नंबर 4 पर यहाँ लिखा गया है आउटसोर्सिंग एजेंसियों की सेवाएं समाप्त करना और एजेंटों के द्वारा दिए जा रहे कार्मिकों के उत्पीड़न को समाप्त करना, यह सब रहेगा। सेवा निगम गठन हो जाएगा उसके पास। और उसके साथ ही नंबर 5 पर लिखा है निगम का गठन कंपनी एक्ट 2013 की धारा के अंतर्गत नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में प्रस्तावित है। और इसी में आगे लिखा है निगम का स्टाफ सभी विभागों, संस्थाओं, राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाली सभी संस्थाओं को आउटसोर्स कार्मिक उपलब्ध कराएगी। और इसी के साथ में 7वां है गठन के पश्चात पूर्ण रूप से कार्यरत समस्त कार्मिकों की सेवाएं यथावत रहेंगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एवं कोई भी कार्मिक हटाया नहीं जाएगा। साथियों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप लोग कमेंट के द्वारा पूछते भी हैं कि अगर आयोग का गठन होगा तो हम लोग पुराने लोग हैं उनको हटाया जाएगा क्या, तो साथियों इसमें है लिखा है बहुत स्पष्ट कि गठन के पश्चात पूर्ण रूप से कार्यरत समस्त कार्मिक यानी कि सभी कर्मचारियों की सेवाएं यथावत रहेंगी, यानी कि जहां जैसे काम कर रहे हैं वैसे ही रहेंगे। कोई भी कार्मिक यानी कि कोई भी कर्मचारी हटाया नहीं जाएगा। ये बहुत क्लियर यहाँ लिखा हुआ है। तो अब आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा साथियों। ओके, यानी कि अब आपको हटाया नहीं जाएगा। अब बात करते हैं निगम के उद्देश्य। मैं थोड़ा जल्दी बता रही हूँ क्योंकि फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। साथियों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि निगम के क्या उद्देश्य हैं और इन उद्देश्यों के बारे में समझना आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। नंबर 1 पर है स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एवं अनस्किल्ड मैन पावर को शासन के समस्त विभागों, संस्थानों में उपलब्ध कराना। और इसको और इसका भाषा में समझ लेते हैं, आसान भाषा में। जो लोग किसी एक क्षेत्र में कुशल हैं या फिर थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं या फिर अकुशल हैं, उनके बारे में शासन के समस्त
विभागों और संस्थानों में उपलब्ध कराना। नंबर 2 पर है बिना किसी उत्पीड़न के नियमों एवं कानून के अंतर्गत भुगतान सुनिश्चित करना। नंबर 3 पर है प्रत्येक माह की 1 तारीख को कार्मिक के खाते में मानदेय की धनराशि जमा कराया जाना सुनिश्चित करना। ये आप लोगों के लिए बेहद बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें स्पष्ट लिखा है जो निगम के उद्देश्य हैं, उसमें लिखा है कि महीने की पहली तारीख को सभी कार्मिकों के खातों में मानदेय यानी कि वेतन की धनराशि को जमा कराया जाना है, यह सुनिश्चित करना। और नंबर 4 पर प्रोफेशनल और कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन एवं कंसल्टेंट्स की सूचीबद्ध कर मांग के अनुसार विभिन्न विभागों को उपलब्ध कराना। परिणाम क्या है देखते हैं, क्या परिणाम है यानी कि आउटकम्स इसमें क्या देखते हैं साथियों। नंबर 1 पर दिया गया है आउटसोर्स कार्मिकों के पूर्ण मानदेय का भुगतान उनके बैंक खाते में प्रत्येक माह की पहली तारीख को सुनिश्चित किया जाना, यह निगम का उद्देश्य भी है, उसमें भी यह बताया गया था। और नंबर 2 पर है निर्धारित मानकों का मतलब पैरामीटर द्वारा चयन प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। जो आपकी चयन प्रक्रिया होगी वह पूरी नियमानुसार होगी। नंबर 3 पर है समस्त आउटसोर्स मैनपावर के ईपीएफ और ईएसआई इसी के खाते में अनिवार्य रूप से खोलना और समय से पूर्ण भुगतान किया जाना। इसमें महिलाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप सभी महिलाएं ध्यान से सुने। सभी महिलाओं को 180 दिन का यानी कि 6 माह का पेड मैटरनिटी लीव एवं मिसकैरेज होने पर 42 दिन का पेड मैटरनिटी लीव दिया जाएगा। हमारी सभी बहनें इस बात को अच्छे से समझ गई होंगी। और इसी के साथ अस्वस्थ की स्थिति में अगर आप अस्वस्थ हैं तो उसमें 91 दिन का 70% पेड लीव और असाध्य रोग की स्थिति में 124 से 309 दिन का तक का 30% पेड लीव दिया जाएगा। और विशेष परिस्थितियों में ये 730 दोनों यानी कि 2 वर्ष का तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये महिलाओं के लिए निगम में विशेष सहूलियतें रखी गई हैं। इसी तरह से बहुत सारे बिंदुओं को इसमें रखा गया है। अगर सभी को स्पष्ट करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर आप कमेंट करके बोलेंगे तो अगला वीडियो बनाएंगे निगम के बारे में कि इसके क्या पूरे उद्देश्य हैं, पूरी डिटेल बताएंगे। जितना भी है पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा तो आप बता देंगे तो बनाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। योग्यता मानदेय के अनुसार श्रेणियों का निर्धारण भी इसमें भी साथ ही बताया गया है कि हमने एक वीडियो स्पेशली इसी के लिए बनाया है। इसे मोटा मोटा समझते हैं। आपको श्रेणी 1 के कर्मचारी रहेंगे, श्रेणी 2 में भी स्नातक एवं अधिकारी और इंटरमीडिएट कर्मचारी रहेंगे, श्रेणी 4 में ऑपरेटर, चौकीदार, अर्धदलीय अनुदेशक, इस तरह से इसमें श्रेणियों को बांटा गया है। तो साथियों ये पूरा डिटेल था कि क्या क्या है और मैं इसमें और डाल भी देंगे जिससे आप पढ़ भी सकते हैं बीच बीच में और क्लियर समझ में आ जाएगा। कुछ पॉइंट जो एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं वो आप पढ़ के समझ सकते हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो पूरा वीडियो पुनः बना देंगे। तो साथियों इस तरह से आउटसोर्सिंग सेवा निगम उत्तर प्रदेश का आदेश आ गया है। पूरी प्रोसेस जानकारी के साथ आपको दी गई है। साथियों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको और क्या जानकारी है वो भी देने की कोशिश करेंगे। और ये सेवा निगम के जो बनाया गया है, जो आदेश आया, उससे आप कितना सहमत हैं और सभी राज्यों में होना चाहिए, आप कमेंट करके अपनी राय हम तक पहुंचाइएगा। और फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते एक बार पुनः कहना चाहेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।